तो ये लोग कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफ़ाइन करना है। तो ये था वर्क डन पर यूनिट मास। मोस्टली स्टूडेंट्स ने वर्क डन पर यूनिट मास नहीं लिखा। इन ब्रिंगिंग द मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट, इन ब्रिंगिंग द मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड भी आप लिख सकते थे, ना भी लिखें तब भी ठीक है। तो ये है, मोस्टली बच्चों ने वर्क डन पर यूनिट मास नहीं लिखा, बस उन्होंने लिखा वर्क डन इन ब्रिंगिंग द मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट। पोटेंशियल बेटा पोटेंशियल जो है वो पर यूनिट मास होता है, वर्क डन पर यूनिट मास। तो ये आ गया जी। उसके बाद फिर बी पार्ट में कह रहा है कि आर्टेमिस जो है वो एक स्फेरिकल प्लैनेट है और उसके उन्होंने कहा कि ये जी आइसोलेटेड इन स्पेस है। इसकी जी वेरिएशन, पोटेंशियल की वेरिएशन थी किसके साथ, डिस्टेंस के साथ, और पोटेंशियल जो था वो सारे का सारा नेगेटिव में शो हो रहा था। और आप लोगों ने इसकी वैल्यू लिखनी थी किस पे जी, सरफेस पे, कि सरफेस पे इसकी क्या वैल्यू है। तो वो -3.5 बन रही थी, जबकि उसका रेडियस 4800 था। तो मोस्टली बच्चों ने नेगेटिव साइन नहीं लगाया। तो बेटा ये तो फाई जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये सारे स्केलर क्वांटिटीज़ हैं और इनके मैग्नीट्यूड सबके नेगेटिव होते हैं। ठीक है, ये सारे, अच्छा ये दोनों नेगेटिव नहीं होते, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, इनकी डिपेंडेंस चार्ज के ऊपर होती है कि चार्ज का क्या हिसाब है। क्योंकि इनकी इक्वेशन में जैसे ये है कि V = KQ/R है, तो अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो फिर पोटेंशियल नेगेटिव होगा, चार्ज पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन ये तो पक्का नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स और ये इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ये चारों वेक्टर्स हैं। और इनका जब आप मैग्नीट्यूड ले रहे होते हैं तो फिर आपने नेगेटिव साइन नहीं लगाना होता, फिर आप पॉजिटिव ही लिखते हैं। लेकिन आपने अगर इन दोनों की इक्वेशन लिखनी है तो ज़रूर नेगेटिव साइन के साथ आप लिखेंगे इन दोनों की इक्वेशन, और इन दोनों की इक्वेशन पॉजिटिव साइन के साथ लिखी जाएगी। और फिर वो डायरेक्शन खुद ब खुद आपको पता चल जाएगी सिचुएशन के मुताबिक कि क्या हिसाब किताब है, तो फिर आप डिसीजन लेते हैं इसमें। तो ये है कि जी मसलन अब इसमें डायरेक्शन वाली जो कहानी है वो हम इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि देखें जी, अगर आप ये बात करते हैं कि दो चार्जेस हैं, मसलन एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, इनकी जो इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला होगा वो वैसे तो होगा KQ कैपिटल Q/R²। मसलन ये अगर स्मॉल q है और ये कैपिटल Q है, तो इस तरह दोनों की फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम बनेगा, लेकिन एक की फोर्स जो है वो राइट साइड पे है तो वो पॉजिटिव ली जाएगी। यानी अगर इस फोर्स की बात करती हूँ तो अगर ये पॉजिटिव ली जा रही है तो दूसरी फोर्स को मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि ये दो चार्जेस हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है, लेकिन आप इनके दरमियान में किसी और पॉइंट पे फोर्स की बात कर रहे हैं, मसलन इस पॉइंट पे फोर्स की बात कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर यहाँ पर एक और पॉजिटिव चार्ज रखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर इस सूरत में क्या सीन है, तो इस सूरत में ये सिचुएशन है कि आप देखें इसकी वजह से फोर्स इस टेस्ट चार्ज पे मालूम करेंगे, वो आ जाएगी KQ/R², जबकि ये लेट से ये F1 है। ठीक है, और वो फोर्स इसको रिपेल करेगी। इसी तरह ये जो दूसरी फोर्स है F2, वो कैसे निकालेंगे, KQ कैपिटल Q/R²। तो याद रखें इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, बिकॉज ये तीसरी जगह पर यानी पॉइंट M पे अगर आप मालूम कर रहे हैं तो ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम नहीं है, और डायरेक्शन भी इनकी ऑपोजिट होगी, क्योंकि ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा। तो डायरेक्शन F1 और F2 की एक पॉजिटिव लेनी पड़ेगी मुझे, मतलब एक फोर्स अगर मैं पॉजिटिव ले रही हूँ तो दूसरी को मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा। समझ आ गई जी? तो ये थोड़े से कॉन्सेप्ट हैं बारीक बारीक,
इनके अंदर ये जो 2 चैप्टर हैं ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले, तो ये है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस में मैं इस तरह की डिफ़िकल्ट चीज़ें जो हैं वो मुसलसल डिस्कस करती रहूँगी हर चैप्टर से रिलेटेड। हम लोग एक एक चैप्टर करके ये 31 मार्च तक जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस होंगी उसमें हर चैप्टर की जो ट्रिकी चीज़ें हैं इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि उसको अप्रोच करूँ। नेक्स्ट है जी पार्ट, इसमें कह रहे हैं कि शो दैट द मास ऑफ आर्टेमिस इज़ इतना। तो मैथ्स आपने निकालना था, फार्मूला लगाना था फाई इज़ इक्वल टू -gm/r। इसमें ये जो फाई की वैल्यू -3.5 लगानी थी, कुछ ऐसे उसका साथ पावर भी थी वो दिखान से, वो कितनी 10⁻7 ये पावर लगनी थी जी। और यहाँ पे -6.67 इंटू 10⁻−11, और यहाँ पे जो रेडियस था वो कितना था जी, रेडियस 4800 किलोमीटर था, किलो को भी कन्वर्ट करना था तो 4800 इंटू 1000, और ये जी मैथ्स निकल आना था। नेगेटिव साइन काटने थे आपने, किसी बच्चे ने अगर नेगेटिव साइन नहीं काटे तो उसका नंबर यहाँ कटेगा। मार्किंग स्कीम में भी उन्होंने दिखाया हुआ है कि ये नेगेटिव साइन यहाँ पे भी लगेगा, ये वाला भी लगेगा। तो अगर आप ये नहीं करते तो फिर आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि शो कराने वाले कॉन्सेप्ट में इस चीज़ का नंबर नहीं होता कि आपने आंसर निकाला। शो कराने वाले क्वेश्चंस में मेथड का मार्क होता है बेसिकली। तो आगे चलें जी, कहते हैं कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी ऑन द सरफेस ऑफ आर्टेमिस। तो जी की आपने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की आपने वैल्यू निकालनी थी। अच्छा, मुझे सिर्फ 1 सेकेंड दें, मैं 1 मिनट में आई, मुझे एक काम है थोड़ी देर के लिए। जी जनाब, तो यहाँ पे जी 2 फार्मूलाज यूज़ हो सकते थे। एक फार्मूला जो था वो जी इज़ इक्वल टू GM/r²। यहाँ पे आप अगर नेगेटिव ना भी लगाते तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें चूँकि मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो इसलिए साथ नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे। जबकि दूसरा जो फार्मूला है एक और, G इज़ इक्वल टू वो -5/r, इसके साथ नेगेटिव साइन लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इक्वेशन ख़ास तौर पे नेगेटिव साइन के साथ है। आपको याद होगा कि हमने एक इक्वेशन पढ़ी हुई थी E इज़ इक्वल टू -ΔV/ΔR। तो ये भी बिल्कुल वैसी ही इक्वेशन है, दैट इज़ -ΔΦ/ΔR। ये बड़ी ही दोनों इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस हैं जिसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को रिलेट करते हैं जी पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ। दिस इज़ पोटेंशियल ग्रेडियंट, और ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, ये भी रिलेट हो रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेडियंट के साथ। नेगेटिव साइन याद है जी किसी स्टूडेंट को कि नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या शो करता है? पूरी फिज़िक्स में जगह जगह नेगेटिव साइन आते हैं, तो वो लोग ये सवाल बड़ा फेमस है कि आप बताएं कि फ़लाना नेगेटिव साइन क्या शो करता है, फ़लाना नेगेटिव साइन क्या शो करता है। तो बताएंगे जी ये नेगेटिव साइन क्या बताता है? ये बिकॉज फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो फिर अट्रैक्टिव फील्ड है तो इसलिए वर्कआउट आउट होगा। अच्छा, ये अट्रैक्टिव फील्ड वाला ठीक है, आपने ख़ास तौर पे ये ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए फिर आपने बोला आपको अट्रैक्टिव फील्ड बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह तो फिर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला नेगेटिव साइन करना पड़ा एक्सप्लेन तो फिर आप वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ना लिख जाएं। तो बेहतर ये कि आप लिखें कि इफ़ चार्ज/mass moves in direction of field lines, यानी फील्ड लाइंस के अलोंग अगर आपका चार्ज या मैस मूव करेगा, देन
पोटेंशियल, अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हो सकता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी हो सकता है, विल डिक्रीज़, ठीक है, दोनों सूरतों में वो डिक्रीज़ करेगा, चाहे वो आपका ये हो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ग्रेविटेशनल फील्ड हो। तो मैं एग्जांपल देती हूँ जी बाकी स्टूडेंट्स के लिए कि अगर फ़र्ज़ करें कि ये एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है और आप इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ऐसे होंगी पॉजिटिव चार्ज की, और आपने एक टेस्ट चार्ज लेना है, टेस्ट चार्ज का रूल है कि वो होता ही पॉजिटिव है, तो वो डेफिनेटली फील्ड लाइंस के अलॉन्ग मूव करेगा। तो जितना जैसे जैसे वो दूर जाएगा तो बेसिकली चार्ज को वर्क डन करना पड़ रहा है, क्योंकि ये दोनों रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो क्योंकि ये रिपल्सिव फोर्स है तो चार्ज खुद ब खुद वर्क डन करेगा, तो वर्क गॉट आउट, और अगर वर्क गॉट आउट है तो डेफिनेटली पोटेंशियल डिक्रीज़ करेगा, बिकॉज पोटेंशियल इज़, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो अगर वर्क गॉट आउट है तो एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है, एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है तो पोटेंशियल डिक्रीज़ हो रहा है। सो ये नेगेटिव साइन शो करता है। आपको याद होगा एक इक्वेशन थी न्यूक्लियर फिजिक्स में, A इज़ इक्वल टू माइनस लैम्डा एन, उसमें किसी को याद है कि नेगेटिव साइन क्या शो करता है जी? कोई बच्चा बता सकता है? मैम एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, नहीं हाँ, बट क्या यानी ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है। नहीं ग्रेडियंट तुम कहो पार्टिकल्स डिके हो रहे होते हैं ना, जितना ज्यादा डिके होगा उतनी एक्टिविटी कम होती जाएगी, इनिशियली ज्यादा और फिर कम। शाबाश, यानी यूं कहना चाहिए, मैं इसको और डिटेल में समझाऊं कि इनिशियली अगर आपके पास n नंबर ऑफ एटम्स हैं तो मैं एग्जांपल देती हूँ कि एक हाफ लाइफ के बाद आपके एटम्स रह जाएंगे हाफ, तो डेफिनेटली यानी कि एक हाफ लाइफ, लेट से कि मैं आपको एक्टिविटी क्या होती है, बेसिकली एक्टिविटी इज़ द एटम्स डिकेइंग एट डेल्टा एन, यानी डिकेड, जो डिके हो जाते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब पहले उसमें आपके लेट से के 100 एटम्स थे और 100 से अब रह गए 50, और अगर आपकी हाफ लाइफ लेट से 1 सेकेंड है तो 1 सेकेंड में आपके 50 एटम्स, यानी आपकी एक्टिविटी शुरू में थी 50/1, और जब अगली हाफ लाइफ में यानी नेक्स्ट हाफ लाइफ में फिर 1 सेकेंड में अब कितने एटम डिके होंगे बताएं जी? आपको पता है कि फिर हाफ रह जाते हैं, यानी 25 डिके होंगे। तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट हाफ लाइफ में 25 एटम्स डिके हुए 1 सेकेंड में, तो ये आपकी एक्टिविटी डिक्रीज़ होती है। तो जैसे जैसे आपका जो आइसोटोप है वो डिके करता है, फॉर श्योर नंबर ऑफ एटम्स डिक्रीज़ होंगे, जो रिमेनिंग एटम्स हैं वो डिक्रीज़ होते जाएंगे, तो एक्टिविटी भी डिक्रीज़ करेगी। तो ये रूल है कि ये नेगेटिव साइन ये शो करता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक मसला है, इसमें एक मसला ये है कि आपने जो ग्राफ बनाना होता है ना एक्टिविटी और नंबर ऑफ एटम्स का, वो ग्राफ बेटा ऐसे बनता है कि ग्राफ ऐसे बनता है कि शुरू में फ़र्ज़ करें कि शुरू में आपके इस तरह से था कि जैसे पहला पॉइंट आपका यहाँ पे है कि आपके एटम्स इतने ज़्यादा हैं, ठीक है, इनिशियली आपके n0 एटम्स हैं, तो आपकी एक्टिविटी जो थी वो A0 होगी, और जैसे जैसे आपके एटम्स कम होते जाएंगे तो ये जो आपकी एक्टिविटी है वो भी कम होती चली जाएगी, ठीक है जी। ऐसे करके ग्राफ आता है। तो बच्चे अक्सर इसका ग्रेडियंट उल्टा बना देते हैं, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। नेगेटिव साइन ज़रूर शो कर रहा है कि एटम्स डिक्रीज़ होंगे तो एक्टिविटी भी डिक्रीज़ होगी, लेकिन ग्राफ ऐसे बनेगा क्योंकि एटम्स ने एट द एंड ज़ीरो हो जाना है, तो फिर एक्टिविटी भी ज़ीरो होगी। तो ये ग्राफ होता है एक्टिविटी और नंबर ऑफ एटम्स का। वापस आते हैं जी सवाल पे, बात कहाँ से कहाँ निकल गई। ये जी की वैल्यू आ जाती है और इसमें काफ़ी सारे बच्चों ने ठीक किया, लेकिन कुछ बच्चों से तो कैलकुलेशन भी नहीं होती, इतने बेचारे वो पैथेटिक सिचुएशन में हैं, पता नहीं कौन कौन सी डेफिशिएंसीज हैं कि कैलकुलेशन भी सही नहीं कर पाते, ना फार्मूला ही कुछ याद होता है। तो पार्ट 4 है जी, इसमें कहता है कि अ सैटेलाइट इज़ इन एन ऑर्बिट एट अ फिक्स पोजीशन अबव द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ आर्टेमिस। द सैटेलाइट इज़ लोकेटेड अबव द इक्वेटर ऑफ आर्टेमिस एट अ हाइट अबव द सरफेस वेयर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज़ दिस। कैलकुलेट द पीरियड इन आवर्स ऑफ रोटेशन। जब भी रोटेशन का कॉन्सेप्ट आए आपने क्या करना है कि ये अगर आर्टेमिस है, ठीक है, और उसके गिर्द सैटेलाइट घूम रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स वाला फार्मूला लगना था इसमें। तो आपने क्या करना था कि ग्रेविटेशनल फोर्स को इक्वेट कराना था सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ, और यहाँ पे आ जाना था
G(m)(m)/r² इज इक्वल टू mv²/r। इसमें मसला ये था कि ये जो छोटी सी डेरिवेशन इसमें होनी थी उसका एक नंबर था, यानी आपके इक्वेट कराने का एक नंबर था। अगर आप ये दोनों इक्वेट नहीं कराते तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स ने करवा लिया था इक्वेट, कोई ज़्यादा इशू नहीं बना। और वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टाइम, तो डिस्टेंस आपका ये जो सरकमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट बनना था, ये सारा सरकमफेरेंस, तो ये आ जाना था 2πr/t। ये यहाँ पे पुट कर सकते थे तो आपका टाइम निकल आना था, यानी ये वो टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रोटेशन है, और ये आंसर इजीली आ जाना था। 18 आवर्स बनता था जी इसका आंसर। तो मोस्टली स्टूडेंट्स का, मैक्सिमम बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हुआ, हालांकि इतना मुश्किल नहीं था। और हाँ, इसमें एक इशू था कि ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, इस पे जो वैल्यू निकली हुई थी ना, वो उसका इशू आया था कि वो 2.65, यानी पोटेंशियल, इस पोटेंशियल के ऊपर जो डिस्टेंस हमने निकालना था ना, आर की वैल्यू, दैट वाज 2.65 इंटू 10⁻⁷। इसमें बच्चों ने अक्सर ने गलती की। कैसे भला? कि ये आपका जो है वैल्यू पोटेंशियल की पॉइंट, एक मिनट ठहर जाए, किधर गया क्वेश्चन में, ये 0.65 इंटू 10⁻⁷ जाउल्स पर किलोग्राम, 0.65, ये कहीं यहाँ पे करके बन रही थी, तो 0.65 ये वाली वैल्यू थी। ये एक मिनट, ये देखें जी, ये अगर मैं इस पे लाइन लगाऊं तो आई होप ये मैं ठीक कर रही हूँ, क्योंकि एक बॉक्स जो है वो 2 बॉक्सेस जो हैं वो 1 यूनिट उसके इक्वल हैं, तो फिर इस लिहाज से ये बनेगा बिल्कुल मिडल में, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ पे तकरीबन, मतलब ये वाली वैल्यू। अब ये काउंट कर लेते हैं कि ये आपके मिडल में बॉक्स बनेगा या उससे नीचे बनेगा? कौन से वाला? पूरे 3 बॉक्सेस नहीं होने चाहिए, मेरे नहीं ख्याल मिडल में बनेगा। कैसे यार, ये देखें ना, ये मैम एक छोटा बॉक्स 0.05 का है, ओके, ये ऊपर ना, ठीक है, तो ये क्योंकि फिर पूरे 10 बॉक्सेस 0.5 के। 0.5 के हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि इसका मतलब है कि ये आपका ये वाला 0.5 हुआ ना। मैम ये वाला भी 5 को देखे ना, 0.5 है, तो 0.65 के लिए हमें 3 बॉक्सेस जाना पड़ेगा नीचे। ओह हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। ठीक 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 ठीक, ओके, मतलब आप ये है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये 1 है, ठीक है, यानी कि ये ठीक है, ये 0.5 का है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 0, ये वाला, तो ये जी वैल्यू बनेगी। अच्छा, तो अब आप करें जी, ये मेरा ख्याल है 20 बॉक्सेस हैं, तो 1/20, एक 0.2 का हुआ है ना ये, यस, तो 1/20, एक सेकेंड, .05 का, तो ये कितने बॉक्सेस हैं? 4 6 8 10 12, तो ये 0.6 आ रहा है जी। वैसे इन्होंने 0.65 इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ था वैसे कि 0.6 से लेकर 0.65 तक जो है ना वो अलाउड था, कि आर की रेंज जो है ना, हाँ 2.6, वो कह रहे थे कि 2.6 से लेकर 2.65 तक जिसने लिखी हुई है ना वो ठीक है, उसको मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो 2.6 से लेकर इंटू 10⁻⁷ से आर की वैल्यू ये आपने नोट कर लेनी थी। तो कुछ बच्चों ने बड़ा अजीब काम किया हुआ था कि इन्होंने ना
आर्टेमिस का रेडियस भी लिया हुआ हो बीच में, और उसकी हाइट भी, पता नहीं क्यों बीच में ये रेडियस और हाइट ले लिया, मुझे नहीं समझ आई। कि हालांकि ये सीधा सीधा वो जो ग्राफ बना हुआ है वो उसके सेंटर से है, यानी ये जो डिस्टेंस था वो आर्टेमिस के सेंटर से था। मसलन ये अगर सरफेस है, उसको वो अगर रेडियस बता रहे हैं, ये वाली जगह कोई 48,000 किलोमीटर को, या क्या था 4800 आई थिंक सो किलोमीटर, तो सिंपल सी चीज़ थी कि सेंटर से डिस्टेंस है, लेकिन उन्होंने रेडियस और हाइट और पता नहीं क्या क्या बीच में कंफ्यूज होते रहे। इस कंफ्यूजन बच्चों की जो होती है वो इस वजह से होती है कि कॉन्सेप्ट उन्होंने सही से नहीं ग्रास्प किया हुआ होता, और बस खुद से बस वो कर रहे होते हैं क्या जी, पेपर सॉल्व कर रहे हैं बैठ के, और कहीं एक जगह उन्होंने रेडियस और हाइट को ऐड होता हुआ देखा तो बस कहा कि बस अब सारे ही ऐसे होंगे। क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक अगर आप क्वेश्चन को सही से अंडरस्टैंड किया हुआ हो इन द फर्स्ट प्लेस, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतने मसले बनते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 में वो एक स्टील से फियर है, इस तरह से उसने हैंग किया हुआ था, और ये बहुत बच्चों ने अजीब काम किया कि इसको उन्होंने पेंडुलम समझा, हालांकि ये हॉरिजॉन्टल रोटेशन थी। इसको पेंडुलम पता नहीं क्यों समझते रहे। ये हॉरिजॉन्टल उसकी रोटेशन थी, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोन की फॉर्म में, यानी कोनिकल शेप बना रहा था अगर देखें तो ये ऐसे करके आपका जो ये था स्प्रिंग लगा हुआ साथ में पेंडुलम के, तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल, और इतनी गलत उन्होंने किया हुआ था डिकम्पोजिशन कि मैं हैरान होगी, क्योंकि वो इसको पेंडुलम समझ रहे थे। तो क्या जनाब किया हुआ था, मज़े की बात कि वेट को उन्होंने डिकम्पोज कर दिया था। वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, उसे क्यों डिकम्पोज करना है? आपने तो जो टेंशन फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में उसको डिकम्पोज करना था। और ये एंगल कितना जी बना रहा था, 27 है, तो ये एंगल भी 27 होगा। और आप यहाँ से टेंशन को डिकम्पोज करते ये आ जाता टी कॉज ऑफ 27, ठीक है, वर्टिकल वाला कंपोनेंट, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाता, दैट वाज कितना, क्या बनना था वो, टी कॉज ऑफ 27। और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो था वो सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर रहा था, और जो वर्टिकल कंपोनेंट था टेंशन का वो वेट को बैलेंस कर रहा था, सिंपल। और चूंकि उन्होंने इसको समझा ही उल्टा, तो अगले सारे पार्ट्स उनके गलत हो गए। जिन जिन बच्चों ने इसको पेंडुलम कंसिडर कर लिया, हालांकि ये सर्कुलर मोशन थी उसकी, पेंडुलम नहीं था ये, कॉनिकल शेप थी उसकी मोशन की, और ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा था आपका बॉल। तो ये 3 मार्क्स का था। काफ़ी बच्चों ने बहुत ही अच्छा लिखा हुआ था, बड़ा टू दी पॉइंट, और काफ़ी बच्चों ने अजीबो गरीब। इसमें ये मसला था कि जी पहले उसका वेट और टेंशन फोर्स बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है जी, वेट और टेंशन फोर्स बैलेंस हो रहे हैं, और 8.5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ थी। इस वेट के ऊपर उसकी लेंथ इतनी थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि उसकी लेंथ इंक्रीज़ हो गई है। तो इसका मतलब है कि टेंशन फोर्स अब पहले से ज़्यादा है, क्योंकि पहले टेंशन फोर्स सिर्फ और सिर्फ वेट को एकोमोडेट करी थी। तो मैं लिखूँगी कि प्रीवियसली, ठीक है, 3 मार्क्स है ना, तो सारी चीज़ें हमें कैटर करनी पड़ेंगी, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू फोर्सेस। तो मैं कहूँगी कि प्रीवियसली टेंशन वॉज बैलेंस्ड बाय वेट ओनली, but in figure 2.2 tension is balanced by बेसिकली यहाँ पे होगा, बल्कि इन फिगर 2.2 मैंने लिखना है only vertical component of T is balanced by W, ठीक है। तो उसका सिर्फ एक कंपोनेंट ही W से बैलेंस हो रहा है, वाइल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये अगर जिस बंदे ने नहीं लिखा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ T इज़ प्रोवाइडिंग, क्या प्रोवाइड कर रहा है जी, इज़ प्रोवाइडिंग, क्या प्रोवाइड कर रहा है ये, सर्कुलर मोशन, इज़ प्रोवाइडिंग सर्कुलर मोशन। सेंट्रीपिटल फोर्स ही हाँ होगा। जी बिल्कुल, सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी, इज़ प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। तो
तब आपको 3 नंबर, यानी इसका 1 नंबर था सेंट्रीपिटल फोर्स लिखने का, 1 नंबर इसका कि उसका सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो कर रहा है, और तीसरा नंबर इस बात का आना था कि आपने कहना था कि एज टी हैज़ इंक्रीज्ड, कि टी इंक्रीज़ हो गया है, सो एक्स इंक्रीजेज़, तो एक्स भी फिर इंक्रीज़ होगा। ठीक है जी, ये ऐसे करके लिखना था आपने, क्वेश्चन को बनाना था। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में उसने कहा था कि आपने एंगल शो करना है, ये तो इजी था, ये सब बच्चों ने कर लिया था कि जी ये आपने ट्रायंगल देख लेनी थी, उसमें ये वाली लेंथ 10.8 गिवन थी, एंगल भी गिवन था, तो आपने रेडियस जो था, ये वाली चीज़ आपकी रेडियस थी, वो निकाल लेना था। टेंशन, अब जिन बच्चों ने कंपोनेंट गलत बनाए, बेवकूफ़ों ने W को डिकम्पोज कर दिया ना, सब उनका गलत हो गया। कि उन्होंने क्या किया मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने कैसी अजीब हरकत की कि वेट को ऐसे डिकम्पोज कर रहे हैं, यानी एक कंपोनेंट ये बना रहे हैं एंगल 27 लेके, और एक ये बना रहे हैं। अब वो इसको पेंडुलम समझ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि आपका जो बॉल है वो ऐसे जा रहा है, बॉल ऐसे जा ही नहीं रहा, बॉल तो इस तरह से मूव कर रहा है, इस तरह मूव कर रहा है बॉल, तो वो इस तरह से ज़ाहिर है, तो फिर ये कंपोनेंट लेके तो पता नहीं क्या क्या कुछ उसमें लिखा हुआ था, बहुत गलत, बहुत ही ज़्यादा गलत था। तो खैर अभी ये है कि इसमें ये आना था कि शो द टेंशन इन द स्प्रिंग इज़ 3.2, तो आपने टी का जो साइन कंपोनेंट है उसको बैलेंस करा लिया वेट के साथ, और यहाँ से टी की वैल्यू निकाल ली W/sin27 करके। नेक्स्ट में जो ये बड़ी प्यारी चीज़ थी, ये मैंने कई दफ़ा पहले भी ये क्वेश्चन करवाया हुआ है कि ये हुक्स लॉ ऑबे करता है, अगर तो स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है, तो बच्चों पहले में भी उसने, यानी फोर्स 0 पे ओरिजिनल लेंथ हमें नहीं दी हुई, पहले भी फोर्स लगी हुई है और इतनी लेंथ है उसकी, ठीक है, बाद में भी फोर्स लगी हुई है और लेंथ जो है, लेंथ दिखा रहे हैं, एक्सटेंशन नहीं दिखा रहे, तो इसकी डिटेल आपको आनी चाहिए। ये बेसिकली लेंथ जो है, टोटल लेंथ में से आप ओरिजिनल लेंथ माइनस करें तो एक्सटेंशन आती है। तो फोर्स की जो इक्वेशन होती है, फोर्स इज इक्वल टू के एक्स, उसमें के की जगह पे एल टोटल माइनस एल नॉट लगाएंगे। तो जब आपकी फोर्स एक है, यानी जब आपकी फोर्स डब्ल्यू है, तो के एल टोटल आपका आ जाना था, मेरा ख्याल है कितना था जी, एल टोटल 8.5। मैं अभी इसका शॉर्टकट भी आपको बताऊंगी। 8.5 माइनस एल नॉट, एक इक्वेशन ये बनती है, ये आपने बेशक ये ना लिखते क्वेश्चन पेपर में, डायरेक्ट अभी बताऊंगी, बट आपको कॉन्सेप्ट मैं एक बात मुझे पक्का कंफर्म है कि जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता वो पेपर में बैठ के कुछ भी नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट में उसने कहा है जी कि नेक्स्ट में टी साइन 27 आ गया था, यानी आपको पता है ना 3.2 थी ना नेक्स्ट टाइम पे जो टेंशन थी, बल्कि वो पूरी मिला के जो टेंशन थी, जो नेक्स्ट टाइम पे जो टेंशन थी दैट वाज, पहले वेट कितना था, अभी वेट भी निकालना पड़ेगा, इसका कितना है 0.29 करके, जैस ये आ जाना था, ये वाला जो आपका था, ये वाला 0.29 इंटू 9.81 ये फोर्स थी। नेक्स्ट टाइम पे 3.2 आपकी टेंशन हुई है, और अब जो आपकी लेंथ है स्प्रिंग की दैट वाज 10.8, और ये आपकी ओरिजिनल लेंथ। अब आपने क्या करना था, इन दोनों इक्वेशंस को बेसिकली सब्ट्रैक्ट करना था, तो तब आपके पास एक्सटेंशन आ जानी थी, सॉरी स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाना था, ठीक है जी, तब आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट आना था। तो ये देखें जी, अब मैं आपको ये, अगर मैं कहूँ कि ये पहले F इज़ इक्वल टू के एल टोटल माइनस एल नॉट था, और दूसरी दफ़ा F प्राइम इज़ इक्वल टू के एल, बल्कि मैं अब जो लेंथ टोटल है, मैं इसको पहले वाली को लेंथ L1 कह लेती हूँ, दूसरी को L2 कह लेती हूँ, माइनस एल नॉट। तो इन दोनों इक्वेशंस को ज़रा माइनस करें ना, तो ये F प्राइम माइनस F, या इसको पहले ओपन करना पड़ेगा, ओपन करें जी इसको, यह आ जाएगा F इज़ इक्वल टू के L1 माइनस के एल नॉट, और दूसरी वाली फोर्स पे आ जाएगा के L2 माइनस एल नॉट, तो यह आ जाएगा दूसरी वाली फोर्स है F प्राइम इज़ इक्वल टू के L2 माइनस के एल नॉट। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें ज़रा, तो यह आ जाएगा F प्राइम माइनस F इज़ इक्वल टू के L2 माइनस के L1, और ये वाली जो चीज़ें हैं ना थे, ये वाली चीज़, ये और ये
क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों को, तो ये कैंसिल हो जाएंगी और फाइनल आपके पास निकलेगा डेल्टा एफ इज इक्वल टू के एल टोटल, यानी पहले वाली जो लेंथ थी और माइनस दूसरी वाली जो लेंथ थी, ये आना था। और आपको पता है कि ये दोनों जब आपने सब यहाँ पे, यानी बेसिकली फार्मूला ये था कि चेंज इन फोर्स इज इक्वल टू के इंटू चेंज इन टोटल लेंथ, ये था फार्मूला आपका। बात समझ आई? ये जो सारी कहानी मैंने बनाई है ये सिर्फ ये समझाने के लिए कि फार्मूला जो है ना वो ये वर्क कर रहा था, ये वाला जो के निकालने के लिए आपने यूज़ करना था, कि यानी एक्स इसमें आता ही नहीं है, एक्सटेंशन तो थी ही नहीं ना सिरे से। मैं इसको नहीं तो अरेज कर देती हूँ, ठीक है जी, और आपको सिंपल ये कर देती हूँ जनाब के। मुझे बताएं जी बाकी बच्चों को समझ आ गई है? कोई नहीं आई? ये फार्मूला कैसे डिराइव हुआ है पता चले, एक नेक्स्ट टाइम आपको ये फार्मूले की डेरिवेशन आ जाए और आप मुंह उठा के बस देख रहे होंगे कि रट्टा लगा लिया था, बस जी बात ख़त्म हो गई थी। पहली जो लेंथ L1 है और ओरिजिनल लेंथ, यानी पहले फोर्स लगाई F, फिर आपने ये F1 फोर्स पे लेंथ L1 थी, F2 फोर्स पे आपकी लेंथ थी L2, ठीक है जी, L2 माइनस L0। अब आप इन दोनों को, ये K को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो F1 इज इक्वल टू के L1 माइनस के L0 आता है। F2 में भी K को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो के L2 माइनस के L0 आता है। इन दोनों इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट कर दें, ये देखें जी साइन चेंज हो जाते हैं और ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा F1 माइनस F2, यानी दोनों फोर्सेस माइनस होंगी तो के L1 माइनस के L2। तो ये टोटल लेंथ में चेंज यानी कि टोटल लेंथ में जो चेंज आई है वो के कांस्टेंट आ गया, तो दिस इज़ डेल्टा एल एंड दिस इज़ डेल्टा एफ। तो ये डेल्टा एक्स का मैंने पेपर्स पे बच्चों के डेल्टा एक्स लिख दिया गलती से। दिस इज़ चेंज इन, यानी टोटल लेंथ में जो चेंज आ रही है ना, यानी L2 माइनस L1, ये वो है, और वो भी ये वाली लेंथ्स, यानी पहले वाली जो लेंथ है वो वाली और बाद में। तो एक्सटेंशन का चेंज नहीं है, एक्सटेंशन यहाँ पे आती नहीं है, ये तो इस उसमें, तो इसलिए ये करवाया सब कुछ कि भाई अगर नेक्स्ट टाइम आपका ये क्वेश्चन आ जाए तो आप हैंडल कर सकें। तो यहाँ पे फोर्स में चेंज आनी थी 3.2, बाद की फोर्स थी, इनिशियल फोर्स थी 0.29 था मैथ्स इसका, इनटू ये जी की वैल्यू आ जानी थी 9.81 के, और जो लेंथ में चेंज थी 10.8 माइनस 8.5 सेंटीमीटर में आंसर आना था, और वैल्यू भी वैसे सेंटीमीटर में गिवन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं यूज़ द इन्फॉर्मेशन टू डिटरमिन द सेंटीमीटल एक्सेलरेशन। बड़ी बड़ी चीज़ें घुमाई हैं जी बच्चों ने, अल्लाह अल्लाह, ऐसी ऐसी डेरिवेशन पता नहीं कहाँ से कहाँ उठा के। सिंपल सेंटीमीटल एक्सेलरेशन के 3 फार्मूले हैं, एक है v²/r, एक है ω²r, और एक है जी सेंटीमीटल फोर्स इज इक्वल टू मैस इनटू सेंटीमीटल एक्सेलरेशन। ये हैं एक्सेलरेशन के 4 फार्मूलाज। ये नहीं लग सक रहा था क्योंकि वेलोसिटी पता नहीं थी, ये नहीं लग सकता था क्योंकि ओमेगा पता नहीं था, ये लग सकता था क्योंकि सेंटीमीटल फोर्स जो थी दैट वाज गिवन बाय T cos ऑफ 27, ये सेंटीमीटल फोर्स का फार्मूला था। मैस गिवन था 0.29, ये लगाना था, सीधी सेंटीमीटल एक्सेलरेशन आ जानी थी। आगे था जी कैलकुलेट द पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन। तो आपने जब सेंटीमीटल, अब आपका फार्मूला लगना था ω²r वाला, तो सेंटीमीटल एक्सेलरेशन पिछले पार्ट से इधर पुट करनी थी, ω2π/t लगाकर तो टाइम पीरियड निकाल लेना था, और इसमें रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट भी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में ही उन्होंने निकलवाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसी एजम्पशंस देखने को मिली जो मैंने कभी सुनी भी नहीं है, पता नहीं कौन कौन सी फजूल बातें, 4-5 सारी एजम्पशन आपके नोट्स में लिखी हुई हैं जिनको रट्टा लगाना था। अच्छा, इसमें एक जो सबसे बड़ा मसला बना कि बच्चों ने लिखा हुआ था कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज़ नेग्लिजिबल, उन्होंने लिखा हुआ वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ नेग्लिजिबल एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। भाई वॉल्यूम ऑफ गैस नहीं, वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है। मॉलिक्यूल्स की जगह आप पार्टिकल्स भी लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ नॉट नेग्लिजिबल एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, यानी जिस कंटेनर में आपने गैस रखी हुई है उसके वॉल्यूम के साथ नहीं, बल्कि मॉलिक्यूल्स की बात करनी है। आप ये भी लिख सकते थे कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इज़ वेरी वेरी लेस दैन
वॉल्यूम ऑफ द गैस। वॉल्यूम ऑफ द गैस का मतलब यही होगा कि जिस कंटेनर में आपने गैस रखी हुई है, जबकि उसके मॉलिक्यूल्स का आप कंसिडर करें तो वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही कम है। और बाकी इलास्टिक कोलिजन का इसमें आ जाता है, रैंडम मोशन है, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस थे, लेकिन बच्चों ने तो पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था भाई। टिपिकल जो उनके होते हैं पोस्टुलेट्स आपने वही लिखने थे। इसमें देखिए मैं आपको बता भी देती हूँ, मार्किंग स्कीम कहती है कि टाइम ऑफ कोलिजन इज़ नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन विद द टाइम बिटवीन कोलिजन, यानी दो कोलिजन्स के दरमियान का टाइम, मतलब ये कि एक मॉलिक्यूल ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, वो एक पहले वो यहाँ हिटिंग करता है किसी के साथ, फिर वो ट्रैवल करके जाता है किसी दूसरे के साथ हिट करता है, तो ये वाला जो टाइम है ये बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू टाइम ऑफ कोलिजन, यानी जिस दौरान वो कोलिजन करता है, कोलिजन का टाइम और ट्रैवलिंग टाइम जो है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ये बात है। दूसरा कहते हैं ऑल कोलिजन्स इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक हैं, नेग्लिजिबल फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स। कुछ बच्चों ने लिखा हुआ था कि जी फोर्स वेरी लेस, मैंने नंबर काट दिए हैं क्योंकि लेस नहीं है बेटा, फोर्स ज़ीरो होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़ीरो हैं। तो दूसरा ये है कि पार्टिकल्स हैव नेग्लिजिबल वॉल्यूम एज कम्पेयर्ड विद द गैस, पार्टिकल्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, नॉट द गैस का वॉल्यूम। तो ये बातें तो वो लोग भी काटेंगे और मैं भी काटूंगी, क्योंकि जो मार्क्स जो है ना उनके वर्डिंग का आपको मतलब पता होना चाहिए कि क्या रूल यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है जी पार्टिकल्स आर इन कॉन्टीन्यूस रैंडम मोशन। कुछ ने कहा कि PV इज इक्वल टू NRT ओबे हो रहा है और पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब बातें लिख रहे थे। आगे जी ये बहुत इजी सा सवाल था, 60% स्टूडेंट्स ने ये गलत किया, 60 से भी ज़्यादा। जो अगला टेबल है वो तो सबका गलत था, सवाए एक बच्चे के जिसके फुल मार्क्स हैं उसमें, बाकी सबका गलत, कुछ के 2 नंबर है, कुछ के 3। तो इसमें इन्होंने कहा हुआ था कि आपने एक्सप्रेशन बतानी है फॉर द टेम्परेचर ऑफ द गैस इन स्टेट X इन टर्म्स ऑफ NPV। कहते हैं कि पहले आइडियल गैस के N मॉलिक्यूल्स हैं, फिर वो X स्टेट में है, प्रेशर 2P पे, वॉल्यूम V है, फिर गैस को आप ठंडा करते हैं और स्टेट Y में चला जाता है, प्रेशर P हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है प्रेशर। गैस इज़ देन हीटेड, फिर उसको हीट करते हैं, वो Z स्टेट में चला जाता है, तो वॉल्यूम बढ़ जाता है फिर उसका, लेकिन प्रेशर वही रहता है। फाइनली गैस रिटर्न्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर टू स्टेट X, फिर वो वापस उसी टेम्परेचर पे आ जाती है गैस जिस पे पहले थी। तो आपने क्या करना है कि एक्सप्रेशन निकालना है स्टेट X के लिए। तो स्टेट X के लिए PV इज इक्वल टू NRT का फार्मूला, क्योंकि उसने छोटा n कहा हुआ था तो बच्चों ने नया फार्मूला इजाद किया, PV इज इक्वल टू NKT। ये नया फार्मूला जो मुझे पहले पता ही नहीं था, ये मुझे पता चला इस दफ़ा। फार्मूला है NRT और यहाँ पे X स्टेट में प्रेशर 2P है और वॉल्यूम आ जाएगा, और N, R और T, तो यहाँ पे 2 नंबर, 1 नंबर R को एक्सप्लेन करने का। आइडेंटिफाई एनी अदर सिंबल्स दैट यू यूज़, आइडेंटिफाई करना था जो सिंबल आपने और यूज़ किए। तो ये आइडेंटिफिकेशन थी कि ये जी मोलर गैस कांस्टेंट है, इसके बगैर तो आपका वो होना ही नहीं था काम सेट। जी फैसल बताएं जी क्या बात है। मैम अगर R की जगह 8.31 लिखते हैं। हाय नहीं ना यार, सिंबल लगाना था ना, मैंने तुम्हारा नंबर काटा है मुझे याद है। ऐसे बात सेम ही होगी। नहीं यार वो लोग बड़े टिपिकल हैं, मैंने बच्चों के पेपर चेक हुए हुए देखे हैं। मेरा तो बल्कि ये भी है कि मैं सोच रही हूँ एक बात कि कल की ऑनलाइन क्लास में प्रीवियस जो पेपर है किसी एक बच्चे का उठा के वो आपके साथ डिस्कस किया जाए। पिछले साल का ना जो पेपर आया हुआ था P4 वो डिस्कस करूँ मैं। एक तो P5 भी डिस्कस करना है, उसके लिए मुझे ज़रा पिक्चर्स बनानी पड़ेंगी, जो बच्चों ने गलतियाँ की हुई हैं उनका पिक्चर बना के तो फिर डिस्कस करूँगी। और एक ये तो अभी बहुत लंबा पेपर है, 100 नंबर का डिज़ायर है, कल तक ये जाएगा। और परसों फिर मैं ऐसा करूँगी कि प्रीवियस पेपर आपको पता चलेगा कि वो कितने शदीद किस्म के टिपिकल हैं। मैं पूरा साल यही इंतज़ार करती रही हूँ कि ये टाइम आएगा तो मैं आप लोगों के साथ उनकी चेक हुए हुए पेपर डिस्कस करूँगी, तो वो मैं चाह रही हूँ वो इंशाल्लाह कल परसों तक। और अच्छी बात है ये ऑनलाइन क्लास में ही ये चीज़ इजीली हो सकती है। तो बाकी अब जब कॉलेज 31 मार्च तक तो यूँ है कि ये ऑनलाइन चलेगा और उसमें हम इसी तरह डेली बहुत सारी चीज़ें जो है ना, बहुत फ्रूटफुल चीज़ें हम कर सकेंगे इंशाल्लाह, तो वो करेंगे। और नेक्स्ट जो है ना मेरा ये है सोचना कि 31 से यानी 1 अप्रैल से मैं आप लोगों के साथ ईयरली के ना
यानी ईयरली जो होती है ये करूँगी, और आधा आधा पेपर करके ना कम से कम मेरे साथ आप लोग ना करेंगे थोड़ा सा कुछ अर्सा ये, और फिर कुछ मैंने ये भी सोचा हुआ है कि एक हफ़्ता डिफ़िकल्ट चीज़ें जो है ना सारे चैप्टर्स की वो एक दफ़ा रिवाइज़ करें। पेपर 5 मैं आपको बार बार कह रही हूँ 30 मार्क्स अपने सॉलिड कर लें, हर रोज़ एक सवाल करें, जैसे मैंने आप लोगों को उस पर कहा था ना कि डेली एक क्वेश्चन किया करें और उसको मार्किंग स्कीम के साथ देख के वो अंडरलाइन किया करें, उनके जो टिपिकल वर्ड्स होते हैं उनको नोट डाउन करें, डिस्कस करें मेरे साथ। मैं तो इस बात के लिए भी रेडी हूँ कि हम लोग एक पेपर असाइन करें और फिर उसको डिस्कस करें, ताकि सब बच्चों के जहन में जो भी कोई इस पर कोई है डाउट वगैरह वो क्लियर हो जाए। मेरे वाला स्टाइल आप लोग बनाएं कि सिंपल, मैं तो इतनी गंद आप लोगों ने मारा हुआ था इस पेपर 5 में, ऊट पटांग बातें जो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं होती वो लिखनी ली थी मैंने। पेपर फोल्ड करके रखे हुए पेजेस, उनकी पिक्चर्स आपके साथ करूँगी शेयर, कल परसों शायद हो जाए, क्योंकि ये आधा टाइम तो अभी लेके जाएगा, टाइम ख़त्म हो गया है। तो कल इंशाल्लाह ना कल नहीं परसों P5 का मैं डिस्कशन करूँगी कि क्या करना चाहिए था और क्या क्या आप लोगों ने किया। मेरी स्ट्रेटजी नहीं अपनाते कि मैं सिंपल वेरिएबल से लेके चलती हूँ कि फ़लाना वेरिएबल है उसको यूँ फ़लाने टेक्निक से, टेक्निक पूरी उसमें फार्मूला हर चीज़ आ जाती है। पता नहीं क्यों लिख रहे होते हैं कि सर्किट ऐसे कनेक्ट करो तो ये ऐसे क्लैंप को खड़ा कर दो, ऐसे जी क्लैंप लगा दो फ़लाना, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। जब आपने डायग्राम बना दी तो बात ख़त्म, सर्किट के बारे में लिखने की क्या ज़रूरत है, फजूल में टाइम वेस्ट। आप ये लिखें कि सर्किट में बैटरी का पोटेंशियल कांस्टेंट रखा जाएगा और करंट को कांस्टेंट रखने के लिए क्या तरीका अपनाया जाएगा। रियोस्टैट लगाओगे या वेरिएबल रेजिस्टर लगाओगे कि चेक करते रहोगे कि आपका करंट कांस्टेंट रहे, क्योंकि उसमें ये जो सवाल आया हुआ था आपका भी मॉक में, इसमें करंट कांस्टेंट रखना था। तो बजाय ये कि सर्किट की कहानी आप लिख के वहाँ पे टाइम भी अपना भी वेस्ट करें, वहाँ पे भरें जिसके नंबर ही नहीं मिलने, जिसका कोई नंबर ही नहीं है, तो आप उस चीज़ को लिखें ना जो कांस्टेंट रखी कैसे जाएगी। मतलब करंट कांस्टेंट रखना है या पोटेंशियल कांस्टेंट रखना है तो आप कहोगे एम मीटर सीरीज़ में लगाऊंगी, वोल्ट मीटर जो है वो पैरेलल में लगेगा, मैं चेक करूँगा कि करूँगी कि भाई करंट कांस्टेंट है या नहीं। रजिस्टर्स को कैसे हमने मैनेज करना है कि अगर करंट फर्स्ट करो ज़्यादा हो जाए तो रेजिस्टेंस जो है वो उसको इंक्रीज़ करें ताकि वापस उसको नॉर्मल पे लाया जाए। ये बेशक ना लिखें, आप बस कहें कि हम करंट को कंट्रोल करेंगे वेरिएबल रेजिस्टर से। तो ये बातें थी जो लिखने वाली कि कंट्रोल कैसे करते हैं, कांस्टेंट कैसे रखते हैं या मैयर कैसे करते हैं, मेजरमेंट। जैसे वाई की मेजरमेंट, मोस्टली बच्चों ने वाई की मेजरमेंट में लिखा ही नहीं कि भाई कि जब मिडल से मैयर करना है पहली बात, और दूसरा फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ लिखनी थी, वो मार्किंग स्कीम में लिखी हुई थी और बच्चों ने बस लिखा हुआ कि हम ऐसे करेंगे। जब तक वो आप लिखेंगे नहीं जो लिखने वाली बात है तो नंबर ही नहीं मिलने थे, सबके नंबर उस पर कटे। बहरहाल आगे चलते हैं जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं ज़रा पेपर टाइम ख़त्म हो रहा है, ये मैं क्वेश्चन फाइनल कर लूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3 है। कहता है स्केच द वेरिएशन विद वॉल्यूम ऑफ द, ये आपने ये स्केच करना था। तो एक्स पे वो 2p था और जब वाई पॉइंट पर आया तो उसका प्रेशर डिक्रीज़ हो गया था और वॉल्यूम v ही था, ठीक है, इसलिए क्योंकि टेम्परेचर उसका डिक्रीज़ किया था उन्होंने, आई थिंक सो, हाँ टेम्परेचर फॉल कर गया था। और फिर उन्होंने कहा कि z पॉइंट पे जी ये उसने वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ क्योंकि फिर से टेम्परेचर उसने, मेरा ख्याल है कि इंक्रीज़ कराया था कांस्टेंट प्रेशर पे, और फिर वो z से वापस x पे गया था। अब मसला ये है कि ये जो आनी थी ना, ये बेटा आनी थी कर्व, क्योंकि यहाँ पे आपका टेम्परेचर जो था वो कांस्टेंट रहा है, तो फार्मूला जो होता है वो P1 V1 ओवर T1 इज़ इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। उसमें याद रहे कि अगर टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है तो प्रेशर और वॉल्यूम की वेरिएशन बेटा इन्वर्स रिलेशन है। तो इन्वर्स रिलेशन ऐसी शक्ल आनी थी ग्राफ की। तो बच्चों ने जिनका मुझे फील हुआ कि उन्होंने कर्व नहीं बनाया तो मैंने उन सब के नंबर काट दिए। एक बच्चे का मुझे ऐसे बार बार लगता था जैसे शायद उसने कर्व बनाया, उसने डॉटेड लाइन बनाई हुई थी, लेकिन मैं चूँकि अपने आप को कन्विंस नहीं कर सकी कि ये कर्व है, क्लियर कर्व नज़र आना चाहिए था, तो नंबर नहीं मिला उसका, फिर 1 नंबर कटा यहाँ पे। उसके बाद जी ये टेबल था, बहुत ही इजी सा टेबल था। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि गेम की तरह इसको फिल करना होता है। सबसे पहले देखें, जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन 0 है, तो x से y के दरमियान वर्क डन आपने 0 कर देना था। जो जो चीज़ें 0 थी उनको पहले 0 पुट करना था।
Z से X के दरमियान चूँकि टेम्परेचर कांस्टेंट था तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होना था, क्योंकि आपको याद है कि U इज़ इक्वल टू 3/2 KT होता है, तो डेल्टा U इज़ इक्वल टू 3/2 K डेल्टा T होगा। तो डेल्टा T चूँकि चेंज इन टेम्परेचर नहीं हो रहा तो जाहिर है आपका इंटरनल एनर्जी का चेंज भी नहीं होगा, तो Z से X पे इंटरनल एनर्जी का चेंज ज़ीरो था। फिर आपने Y से Z में वर्क डन आप निकाल सकते थे, आपको पता है P इंटू डेल्टा V होता है, तो Z पे आपका वॉल्यूम 2V था और Y पे वॉल्यूम V था, तो इट वुड बी P इंटू 2V माइनस V, यानी कि PV आ जाना था आपका वॉल्यूम, और चूँकि गैस एक्सपैंड करी है तो ये माइनस PV बनना था, ये माइनस PV आ गया, चूँकि उसने कहा था कि PV U और W की टर्म में बात करोगे तुम लोग, तो हमने ख़ास तौर पे PV W की टर्म में ही बात करनी थी, चूँकि प्रेशर और वॉल्यूम दिया हुआ था तो मैंने ये कर लिया। आगे जी, अब मेरा मसला आसान हो गया था कि ये तो हो जाएगा, वो कैसे तरीके से जी, कि इंटरनल एनर्जी U1 U2 प्लस U3 तीनों का सम इंटरनल एनर्जी का ज़ीरो होता है, ठीक है जी, डेल्टा U, यानी टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो इसलिए था क्योंकि आपकी गैस वापस उसी टेम्परेचर पे आ गई है जहाँ से वो चली थी, यानी टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर ज़ीरो है। मतलब यूँ कहना चाहिए कि टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है ज़ीरो है, तो इसका मतलब है तमाम चेंजेस जो हैं उनका सम भी ज़ीरो बनेगा। तो इस हिसाब से ये माइनस U आ जाना था, या आप वैल्यूज़ पुट करें, ये डेल्टा U1 की वैल्यू ज़ीरो डल गई, डेल्टा 2 की प्लस U2 डल गई, और ये डेल्टा U3 आपने निकालना था। तो ये मैं वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ आपके सामने, 0 प्लस U प्लस X इज इक्वल टू 0, तो X आ जाएगा माइनस U, ठीक है जी, ये आ गया। अच्छा, इसमें आपको मैं मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन बता दूँ बेटा ज़रा जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका एक नंबर था, इसका एक नंबर था और इसका एक नंबर था, और इसका जो नंबर था वो डिपेंड करता था इस कॉन्सेप्ट पे कि अगर आपने ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया है और उस पे फिर ये नंबर मिलना था। तो बच्चों ने रैंडमली कुछ भी अगर पुट कर दिया तो उनका ये नंबर भी गया, क्योंकि ये वाला जो नंबर था यानी इसकी वैल्यू इन दो वैल्यूज़ पे डिपेंड करती थी, तो इन दो वैल्यूज़ से ही आपने ये तीसरी वैल्यू निकालनी थी। तो जिन बच्चों का ये कॉन्सेप्ट गलत गया उनके सबके नंबर गए। और ये वाला जो था, ये वाले आपको पता है फार्मूला लगता था डेल्टा U इज़ इक्वल टू डेल्टा Q प्लस डेल्टा W। आपने थर्मल एनर्जी निकालनी थी, इसको सब्जेक्ट बनाना था, यहाँ पे आपने माइनस U डाला इज़ इक्वल टू, ये आ गया जी डेल्टा Q और प्लस 0। तो यहाँ पे इस लिहाज से आपका आंसर माइनस U आना था। इसी तरह यहाँ पे फिर से डालें जी, यही वाली इक्वेशन फिर इधर पुट करें, तो ये प्लस U इज़ इक्वल टू डेल्टा Q और माइनस PV, तो डेल्टा Q आपका निकलता है U प्लस PV। तो इसका मतलब है कि ये जो तीनों पार्ट्स थे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये वंस अगेन इन वैल्यूज़ पर डिपेंड करते थे जो इनकी लेफ़्ट राइट पर हैं। तो जिन्होंने इस हिसाब से अपनी वैल्यू नहीं निकाली तो उनका ये इस सब का एक नंबर था, इस सब का एक नंबर था, तो उनको वो नंबर नहीं मिला। फिर तो मार्किंग क्राइटेरिया समझ आ गई जी कि इसका एक मार्क, इसका एक मार्क, इस वाले का एक मार्क, और इसका मार्क डिपेंडेंट है किस पे जी, इन दोनों के आंसर पे, और इस वाले इन तीनों का एक नंबर आना था जो कि इन लेफ़्ट राइट पे जो भी वैल्यूज़ हैं उस पर डिपेंडेंट था, ठीक है जी। तो ये थे 5 नंबर, और क्वेश्चन नंबर 4 इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, उम्मीद है कि आप कल भी सारी ये क्लास ज्वाइन रखेंगे और अच्छे बच्चों की तरह डिस्ट्रैक्ट हुए बगैर सुनेंगे। कोई मसला हो तो प्लीज़ पूछ लिया करें, माइक ऑन करके, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपके सामने ज़रूर इस चीज़ को डिस्कस करूँगी, जो भी आप पूछेंगे डेफिनेटली। ओके यार, फिर अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ मैम। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ जी।